आज अधिकांश भारतीय लोग धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों को करते हुए लकीर के फकीर बने हैं। कभी भी हम खुद भी कोशिश नहीं करते हैं कि कोई त्यौहार मनाया जा रहा है तो क्यों मनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है। कभी उसकी सतह पर ना पहुंचते हुए बल्कि अपने पुरखों द्वारा बताए गए रीति रिवाज के अनुसार वही काम करते चले आ रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या है हमारी विरासत, जो आँखों से हम देख रहे हैं, या फिर वो प्रमाण जिन्हें कि नष्ट किया जा रहा है। तथागत बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, यानी कि अपना प्रकाश या फिर अपना दीपक स्वयं बनो। जो आपको सही दिखाई देता है, सही के मार्ग पर चलने को कहता है, उसे अपना लो, और जो आपको सही नहीं लगता उसे छोड़ दो। तथागत बुद्ध ने अपनी कोई भी बात को सिर पर ढोने वाली बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। आज हर महीने के अंदर कुछ न कुछ कर्मकांड और पाखंड युक्त परंपरा चलती ही रहती है। इस वजह से आज जो भी नई पीढ़ी जन्म ले रही है, वह उस परंपरा को जन्म के बाद माँ के प्यार और पिता के मार्गदर्शन में देखती और अनुसरण करती चली आ रही है। पूर्व की पीढ़ियों में तो शिक्षा का घोर अभाव था। इस वजह से समाज में चंद स्वार्थी ठेकेदारों ने अपने लाभ हेतु जिस प्रकार की भी परंपरा की जानकारी दी या फिर शुरुआत की, उसको चंद बुद्धिजीवियों ने अपने दर्शन ज्ञान से समाज में विद्यमान मेहनतकश प्रजाति के दिलो दिमाग पर बैठाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आज तो हर मेहनतकश प्रजाति जिसकी नई पीढ़ी कमोबेश शिक्षा प्राप्त करने में लगी है, फिर वह अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई अतार्किक परंपरा को अपने तर्क और ज्ञान से कभी समझने का प्रयास क्यों नहीं करती है। उसे सिर्फ अपने दादा दादी की परंपरा मानकर या अपने पूर्व की संस्कृति रही होगी ऐसा मानकर क्यों स्वीकारे जा रही है। किसी भी परंपरा को तर्कपूर्ण बातों के साथ सोचें कि क्या ऐसा करने से किसी समाज या परिवार को आज मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सम्मान और समानता मिल रही है, या पूर्व में अपने किसी समाज परिवार को मुक्ति मिल गई थी। अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो क्या मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी? क्या इस परंपरा के अनुसार पूर्व के लोग विकार मुक्त, राग मुक्त, द्वेष मुक्त, दुख मुक्त, गरीबी मुक्त या अशिक्षा मुक्त हो गए थे? आज इस परंपरा को जो भी जितना ज़्यादा अपना रहा है, वह उतना ही ज़्यादा विकार युक्त, राग युक्त, द्वेष युक्त, तृष्णा युक्त क्यों होता जा रहा है? इन्हीं चंद बातों को लेकर प्रश्न उठना लाजमी है और इसकी सच्चाई से रूबरू होते हुए आज की और आने वाली पीढ़ी को सत्य मार्ग का मार्गदर्शन करने का दायित्व भी है। आइए इस संदर्भ में कुछ परंपराओं का विश्लेषण करते हैं। आज के समाज और इस परंपरा को एक कहानी के माध्यम से देखें। इस कहानी और आज की परंपरा पर गौर करेंगे तो आपको दोनों में काफ़ी एकरूपता दिखाई देगी। किसी परंपरा की शुरुआत कैसे होती है और आने वाली पीढ़ी इसको अंगीकार कैसे कर लेती है, इसका भी एहसास होगा। एक गांव में पति पत्नी निवास करते थे, परंतु दोनों की आंखों में ज्योति नहीं थी। अंधे होने की वजह से बहुत ही मुश्किल से दोनों ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक समय की बात है कि अंधी पत्नी घर के आंगन में बने चूल्हे पर रोटी बना रही थी और बगल में उसके पति महोदय बैठे हुए थे। आपस में दोनों अपनी जिंदगी के सुख दुख की बातें कर रहे थे और उधर की ज्वाला शांत करने के लिए पत्नी रोटी बनाए जा रही थी। लेकिन इन दोनों की आंखों से दिखाई न देने के कारण एक चतुर बिल्ली बगल में आकर बैठ गई और बनने वाली रोटी पर नजर टिकाए हुए थी। परंतु ज्योति विहीन होने के कारण वे दंपति बिल्ली की गतिविधि को नहीं देख पाए, और जब देख नहीं सकते थे तो उस बिल्ली से सचेत होने या फिर उस बिल्ली को भगा सकने की तो बात भी नहीं सोच सकते थे। जब रोटियां बननी समाप्त हो गई तो पत्नी अपनी बनी बनाई रोटियों को इकट्ठा करते हुए रोटी रखने वाले डिब्बे में रखने लगी। तभी पत्नी को एहसास हुआ कि मेरे द्वारा बनाई गई सारी रोटियां तो हैं ही नहीं। तत्काल वह बगल में बैठे अपने पति महोदय से पूछ बैठी, अजी सुनते हो, आपने यहाँ से कहीं रोटियाँ हटाई तो नहीं हैं? पति महोदय भी अचंभित होकर बोले, नहीं, मैंने तो रोटी को छुआ भी नहीं है। पति पत्नी दोनों काफ़ी चिंतित हो गए। पत्नी बोली, आखिर रोटियाँ तो मैंने बनाई थी, लेकिन वो रोटियाँ गई कहाँ? बहुत सोचने विचारने के बाद दोनों एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि रोटियों को कहीं पास बैठा कोई शैतान बच्चा छिपा दिया होगा या कोई जानवर या बिल्ली ले गई होगी।
हम दोनों आंखों से अंधे जो ठहरे, इस वजह से हम दोनों को पता भी नहीं चला। उस रात तो वो भूखे पेट ही पानी पीकर सोने चले गए, लेकिन बिस्तर पर जाकर वे फिर से इस विषय पर काफ़ी चर्चा और चिंतन करने लगे। चिंतन के अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि कल से जब भी तुम रोटियां बनाओगी तो मैं पास में बैठकर एक बांस का फटका यानी कि लाठी लेकर जमीन पर पटकता रहूँगा, ताकि अगर कोई जानवर या बिल्ली की ऐसी हरकत होगी तो वह बिल्ली या जानवर पास नहीं आएगा और अपनी बनी बनाई रोटियां भी सुरक्षित बची रहेंगी। सुबह हुई नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद उसकी पत्नी उसी आंगन में बने चूल्हे पर फिर से खाना बनाने बैठ गई और रात्रि में तय कार्यक्रम के अनुसार उसका पति भी बगल में बैठकर एक बांस का फटका लेकर जमीन पर पीटने लगा। सच में यह तरीका काफ़ी सफल हुआ, क्योंकि आज का बना भोजन सही सलामत रूप से बचा मिला। कोई भी जानवर उसके द्वारा बनाई गई रोटियों को इस बार नहीं ले गया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो सफल हो गया। अब ये फटका बजाना भी उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। दोनों अपने द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करके अपने नित्य की दिनचर्या हेतु घर से निकल जाते हैं। शाम के वक्त जब दोनों घर वापस आए तो सभी नित्य क्रम से निवृत्त होकर उसकी पत्नी खाना बनाने बैठी और उसका पति उसके बगल में बैठकर बांस का फटका पुनः जमीन पर पीटने लगा। लेकिन इस बांस के फटके को पटकने का सफल प्रयोग को प्रतिदिन करने हेतु आपस में प्रतिबद्ध थे और धीरे धीरे भोजन बनाने के समय बांस पटकने वाली प्रक्रिया अब एक दिनचर्या में बदल गई। कुछ वक्त बाद उसी अंधे दंपति को एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र उसी आंगन में खेलकर माता पिता के स्नेह और प्यार से बड़ा हो रहा था। इसी के साथ वह फटका मारने की परंपरा को भी देखता आ रहा था। बच्चा आंख से अंधा नहीं था, इस वजह से अपने घर में हो रहे सभी रीति रिवाजों को गौर से देखते हुए बड़ा हुआ। जब कभी उसके पिताजी कहीं चले जाते थे और उसकी माताजी खाना बनाती थी, तब उसकी माँ अपने बच्चे को ही फटका मारने हेतु आवाज़ लगाती थी। बच्चा भी आज्ञाकारी और सुशील था, इस वजह से अपनी माँ की कही बात को मानते हुए चूल्हे के पास बैठकर अपने पिताजी के जैसे जमीन पर फटका मारने लगता। धीरे धीरे वह बच्चा भी इस कार्य में इतना निपुण हो गया कि पिताजी के रहने पर भी जिद करते हुए फटका मारने का यह काम वह स्वयं करने लगा। अब उस बच्चे के दिलो दिमाग पर यह कार्य अपने पूर्वजों द्वारा प्रदत्त रिवाज परंपरा के रूप में उसकी जिंदगी के मुख्य दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उस अंधे पति पत्नी के बच्चे की भी आयु बढ़ रही थी। उसका बच्चा अब अपने यौवन की अंगड़ाई ले रहा था, जिस वजह से उसके माता पिता को अपने बच्चे की शादी की चिंता सताने लगी। साथ साथ मन में यह बातें भी आने लगी कि अगर हमारे बड़े होते बच्चे की शादी कर दी जाए तो आने वाली बहू से हम दोनों को गृह कार्य में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। ये सोचकर और अरमान के साथ वे अपने सगे संबंधियों से अपने बेटे हेतु एक सुंदर बहू की तलाश करने को कहने लगे। आखिर एक सुंदर, सुशील और समझदार कन्या का रिश्ता भी आ गया। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों ने ही बड़े शानो शौकत के साथ अपने बच्चों की शादी कर दी। अंधे माता पिता को अब खाना बनाने से मुक्ति मिल गई। अब बहू ने घर की रसोई से लेकर घर का जो भी काम था उन सभी कामों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना शुरू कर दिया। बहू सुबह शाम जब भी आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करने लगती, तभी उसका पति भी उसके बगल में आके बैठ जाया करता। इस प्रकार की गतिविधि को देखकर बहू मन ही मन बहुत खुश रहने लगी कि चलो, मेरा पति बहुत ही प्यार करने वाला मिला है। इस वजह से जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ तो मेरा पति मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगता है। लेकिन ये क्या, खाना बनना जैसे ही शुरू हुआ उसका पति एक बांस का फटका लेकर ज़मीन पर पटकने लगा। बहू को यह सब काफ़ी अटपटा सा लगा, लेकिन नई नई बहू होने के नाते वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन यह बांस पटकने की प्रक्रिया प्रतिदिन उसके पति द्वारा ऐसे ही चलती रही। आखिरकार बहू ने एक दिन जिज्ञासावश अपने पति से इस फटके के पटकने के रहस्य के बारे में पूछ लिया। अच्छा ये बताइए कि जब मैं खाना बनाने बैठती हूँ तब आप मेरे साथ बैठकर ज़मीन पर बांस का फटका क्यों पटकते हो? उसके पति ने काफ़ी सोचकर बताया कि जब से मैंने जन्म लिया है और अपना होश संभाला है, तब से मैंने अपने घर में अपने माताजी को खाना बनाते देखा है। तो उस समय पिताजी भी माँ के बगल में बैठ जाते थे
और ये बांस का फटका जमीन पर पटकने लगते थे। और जिस दिन मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते थे, किसी काम से बाहर चले जाते थे, तो इस कार्य की जिम्मेदारी मुझे मिलती थी। उसी प्रकार से मैं भी इस कार्य को देखता और करता आ रहा हूँ। और इस प्रकार बांस जमीन पर पटके बिना हमारे घर में खाना बनाने की प्रक्रिया भी नहीं पूरी होती थी। यह हमारे घर की एक शुभ परंपरा है जो आज मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। यह विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है और पूर्वजों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी अपने पूर्वजों की परंपरा को बचा के रखा हूँ। बहू काफ़ी समझदार थी, इस वजह से उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस परंपरा की सच्चाई जानने को उत्सुक रहने लगी। वह हमेशा ही इस मौके का इंतजार करने लगी कि कब उसकी सास प्रसन्न चित्त हो और वह इस परंपरा की बात सासू माँ के सामने रखे। एक दिन एकांत देखकर बहू अपनी सास से इस फटका वाली परंपरा की बात पूछी बैठी। अच्छा सासू माँ, ये बताएं कि अपने घर में खाना बनाते समय यह बांस का फटका जमीन पर पीटने की क्या परंपरा है। सासू माँ तो पहले इस बात को सुनकर अनसुना करके निकल गई, लेकिन बहू ने भी सोच लिया था कि आज सासू माँ से इसकी जानकारी लेनी ही है। बहू ने फिर से पूछा, सासू माँ बताइए ना, यह परंपरा कब से अपने घर में है और क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। बहू बेटी की जैसी बहुत जिद करने लगी। तब सास मजबूर होकर अपनी बहू को पूर्व वाली सारी घटना बिल्ली रोटी की कहानी सुना दी। बहू भी समझ गई कि मेरे सास ससुर जी की आंख रूपी रोशनी नहीं थी, इस वजह से किसी भी जानवर को देख नहीं पाते थे। इसी वजह से अच्छी प्रक्रिया यानी कि बांस का फटका जमीन पर मारने की विधि अपनाई। लेकिन मेरे पति और मैं आंखों के प्रकाश से अंधे नहीं हैं। मैं तो बिल्ली को देख सकती हूँ, भगा सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ और इसे शुद्ध भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी यह दकियानूसी परंपरा, मूर्ख बनाने वाले आडंबर, अज्ञानता वाले कर्मकांड को क्यों निभाए जा रही हूँ। उस बहू के जैसे आप भी तर्कशील होकर सोचें, बने और करें। बहू अपनी सासू माँ से जानकारी प्राप्त कर अपने पति से वार्ता करने को काफ़ी उत्सुक हुई और एक दिन एकांत देखकर अपने पति के साथ बैठकर माता जी से प्राप्त पूर्व घटनाओं की जानकारी और फिर अपने आँखों की रोशनी नहीं होने के कारण उसका समाधान ढूंढना और उनका समाधान को बाद में एक परंपरा, एक कर्मकांड के रूप में स्थापित होने की बात बताई। बहुत ही तार्किक ढंग से पत्नी ने अपने पति को समझाया, आपके माता पिता आंख के अंधे थे, इस वजह से बिल्ली से अपनी रोटी को सुरक्षित बचाने हेतु प्रतिदिन एक परंपरा के तौर पर जमीन पर बांस का फटका मारते थे ताकि कोई बिल्ली या जानवर उनके पास ना आए और उनके द्वारा निर्मित रोटियों को ना ले जा सके। लेकिन आप और हम आंख के अंधे नहीं हैं, हम दोनों देख सकते हैं कि कोई बिल्ली या जानवर आया या नहीं आएगा, तब हम उसे भगा भी देंगे। तो फिर क्यों उस अंधी परंपरा को अपने पूर्वजों की परंपरा मानकर पालन कर रहे हैं। पति काफ़ी समझदार था, इसी वजह से वह अपनी पत्नी की तर्कपूर्ण बातों को सुनकर एक ही बार में सारी बातों से अवगत हो गया। सिर्फ स्वयं ही अवगत नहीं हुआ बल्कि इस प्रकार की बातों से अपनी मित्र मंडली को भी संतुष्ट करने लगा। लेकिन आज तो पूरा पिछड़ा और शोषित समाज ही अपने ज्योति विहीन पूर्वजों यानी उनके ज्ञान से अपरिचित होने की बात मानकर चल रहा है। पहले पूर्वजों को ब्राह्मणों ने साजिश के तहत शिक्षा से वंचित रखकर अशिक्षित और अज्ञानी बनाया। फिर ब्राह्मणों ने प्रत्येक पाखंड को एक फटका मारने की परंपरा की तरह उनके दिलो दिमाग पर बैठा दिया। परंतु उस अज्ञानता से निकलने हेतु हमारे महापुरुषों ने अपने पूर्वजों को बहुत ही समझाने का प्रयास किया और आज भी करते आ रहे हैं। फिर भी आज का बहुसंख्यक समाज जो कि पिछड़ा और अनुसूचित है, बाबा साहेब के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक ज्ञान का अधिकार और संवैधानिक मार्ग पर उस बहु जैसे तर्कशील होकर चलने के बावजूद भी उन अनावश्यक परंपराओं को बंद करने का निर्णय नहीं लेता है। वर्तमान समाज शिवाजी महाराज के स्वराज्य, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की शिक्षा, शाहू जी महाराज के सामाजिक समानता का अधिकार और बाबा साहेब द्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार मिलने के बाद भी पूर्वजों की अज्ञानता वाली परंपरा के सामने आज वाली तर्कशील शक्ति लगाने की क्षमता विकसित नहीं कर पा रहा है। आज की हर एक परंपरा उसी बिल्ली और बांस के फटके जैसी कहानी और परंपरा बनकर समाज को मुंह चिढ़ा रही है।
ज़रूरत है आज अज्ञानता रूपी परंपरा को अपनी तर्क शक्ति से सुधारने की, बदलने की, समझने की, छोड़ने की और तार्किक विवेचना करने की। आज के बुद्धिजीवी लोगों को इस पर लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। अगले वीडियो में देखेंगे आज की परंपरा और अज्ञानता रूपी इस फटके पर आज के लोगों द्वारा लकीर का फ़कीर बनते हुए। आज का समाज अज्ञानी और अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, तो सभ्यता भी वैसी ही होनी चाहिए। कोई परंपरा हो या कोई बात हो, उसे तर्कशील बनकर सोचो। सही लगे तो उसे हासिल करो, अन्यथा उसे छोड़ दो। यही कहा था तथागत बुद्ध ने। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।